प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग राजकीय कन्या महाविद्यालय पलवल कुरुक्षेत्र आप सबके मध्य आज उपस्थित हूँ। हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम बीए द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में आधुनिक हिंदी कविता पुस्तक में संकलित कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय व उनकी साहित्यिक विशेषताओं के अध्ययन के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम शुरू करते हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में एक विशिष्ट अध्ययन। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवियों में रामधारी सिंह दिनकर जी का स्थान अग्रणीय है। उन पर छायावाद का बहुत गहरा प्रभाव था। दिनकर जी की कविताओं में देश प्रेम व राष्ट्रीय भावनाओं का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। दिनकर जी ने हिंदी साहित्य को अपने लेखन के गद्य पद्य दोनों विधाओं से समृद्ध किया है। स्वतंत्रता से पूर्व उन्हें एक विद्रोही कवि के रूप में ख्याति प्राप्त थी। दिनकर जी हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि, निबंधकार थे। उन्होंने अपने साहित्य में स्वदेश प्रेम की भावनाओं को बहुत प्रबलता के साथ अभिव्यक्त किया है। उनके व्यक्तित्व के अद्भुत आयाम हमें उनकी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से पता चलते हैं। अपने साहित्य सृजन की वजह से वे एक अत्यंत सजग रचनाकार व संपन्न कलाकार के तौर पर हिंदी साहित्य में विख्यात हुए हैं। अब हम उनके जीवन परिचय, उनके जन्म स्थान के बारे में थोड़ा अध्ययन करना चाहेंगे। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में वर्तमान बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में व तत्कालीन मुंगेर जिले में सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। इनके पिता रवि सिंह और माता मनरूप देवी एक साधारण किसान परिवार से संबंध रखते थे। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगारिकता के प्रमाण मिलते हैं। दिनकर जी अपने साहित्य सृजन की वजह से हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान रखते हैं। दिनकर जी का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम, जैसा कि पहले बता दिया गया है, रवि सिंह
और माता का नाम मनरूप देवी था। अल्प आयु में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। परिमाण स्वरूप दिनकर व उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माता ने किया। दिनकर का बचपन और किशोर अवस्था गांव देहात में बीती थी, जहां दूर तक फैले खेतों की हरियाली, बागों की झुरमुट, आमों के बगीचे, प्रकृति के चारों ओर जो दृश्य थे उनका प्रभाव उनके मन मस्तिष्क पर पड़ा। शायद इसीलिए वास्तविक जीवन की कठोरताओं का भी उनके जीवन पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। अब शिक्षा दीक्षा। उनकी आरंभिक शिक्षा अपने ग्रामीण परिवेश में ही हुई थी। गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद निकटवर्ती बोरो नामक गांव में राष्ट्रीय मिडिल स्कूल जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया था, में प्रवेश लिया था। यहीं से इनके मन मस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा था। हाई स्कूल की शिक्षा उन्होंने मोका माघाट हाई स्कूल से प्राप्त की। इसी बीच इनका विवाह भी हो चुका था तथा वे एक पुत्र के पिता भी बन चुके थे। 1928 में मैट्रिक के बाद दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अब हम दिनकर जी की साहित्य प्रेरणा का अध्ययन करना चाहेंगे कि कहाँ से उनमें साहित्य की रचना करने की, सृजन करने की प्रेरणा पैदा हुई। वैसे तो बाल्यकाल से ही उनकी साहित्य के अध्ययन में गहरी रुचि, समझ व पकड़ थी। उन्हें हिंदी, संस्कृत, मैथिली, बंगाली, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इसीलिए इन सभी भाषाओं के साहित्य का गहन अध्ययन इन्होंने किया था। उनके जीवन दर्शन पर उर्दू लेखक या कवि इकबाल, बंगाली कवि रविंद्रनाथ टैगोर व अंग्रेजी के पोएट मिल्टन का बहुत गहरा प्रभाव था। उन्होंने विभिन्न भाषाओं के साहित्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। इस प्रकार से उनकी साहित्य की प्रेरणा अन्य भाषाओं से भी जुड़ी हुई है। कार्य क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स करने के बाद अगले ही वर्ष एक स्कूल में, मुजफ्फरपुर के स्कूल में प्रधानाध्यापक के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई थी। 1934 में बिहार सरकार के अधीन इन्होंने सब रजिस्ट्रार का पद स्वीकार किया था। लगभग 9 वर्षों तक वह इस पद पर काम करते रहे। उनका समूचा कार्यकाल बिहार के गांव देहातों में बीता था। जीवन का जो पीड़ित रूप उन्होंने बचपन में देखा था, उसका और तीखा रूप उनके मन को मथ गया था। अब हम उनकी साहित्यिक सेवा या साहित्यिक सृजन की जो उन्होंने रचनाएं रची हैं उनके बारे में, उससे पहले हम उनके कुछ सम्मान व उपाधियां उन्हें प्राप्त हुई हैं उनका अध्ययन करना चाहेंगे। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत, जैसे पहले ऊपर बताया है, एक सरकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करते हुए की थी।
इसके बाद वो मुजफ्फरपुर के राजकीय महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के तौर पर भी कार्य कर चुके थे। 1964 में उन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के पद से नवाजा गया था। 1971 में भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के बतौर कार्यभार उन्हें सौंपा गया था। इसके अतिरिक्त उन्हें आकाशवाणी के निदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। उन्होंने संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, राष्ट्रभाषा आयोग आदि प्रमुख व प्रसिद्ध संस्थाओं के सदस्य के तौर पर भी कार्य करने का विशाल अनुभव था। वे भारतीय संसद में पहली संसद जो 1952 में गठित हुई थी उससे लेकर लगातार 11 वर्षों तक संसद के सदस्य के तौर पर रामधारी सिंह दिनकर को काम करने का या लोकतंत्र की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उसके अतिरिक्त उन्हें अपनी साहित्यिक व सामाजिक सेवाओं के लिए बहुत सारे सामाजिक सम्मान व उपाधियां भी प्राप्त हुई हैं। उन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि प्रदान की गई। उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना उर्वशी पर 1973 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिला था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों से उन्हें अपनी साहित्य की व समाज की उत्कृष्ट सेवा के लिए 1959 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिंदी साहित्य जगत के वास्तव में दिनकर की तरह चमकने वाले इस मानवतावादी कवि का 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई में देहांत हो गया था। अब हम रामधारी सिंह दिनकर जी की साहित्य सेवा, साहित्य सृजन अथवा रचना संसार का अध्ययन करना चाहेंगे। हिंदी साहित्य में उनका उदय कवि के रूप में हुआ था, किंतु कालांतर में उन्होंने अपने गद्य साहित्य को भी काफ़ी समृद्ध बनाया। अपने साहित्य जीवन के अंतिम पड़ाव में वे प्रगतिवादी कविताओं की ओर उन्मुख हुए थे। दिनकर जी को क्रांति का बिगुल बजाने वाला कवि कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम के भाव भरे हुए हैं। उनकी कविताएं हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। आपकी रचनाएं एवं कृतियां आपको हिंदी साहित्य का दिनकर सिद्ध करती हैं। अब हम उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में संक्षिप्त अध्ययन करना चाहेंगे। सबसे पहले हम उनके काव्य संग्रहों की चर्चा करते हैं। रेणुका, हुंकार, रसवंती, दबंधव गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, कुसुम, सीपी और शंख, नए सुभाषित, मिट्टी की ओर, मृत्यु तिलक, कोयला और कवित्व, धूप और छाँव, परशुराम की प्रतीक्षा आदि ये सभी उनकी काव्य रचनाएं हैं। रेणुका और हुंकार की कुछ रचनाएं यहाँ प्रकाश में आई हैं और अंग्रेज प्रशासकों को उनको समझने में देर न लगी। वे गलत आदमी को अपने तंत्र का अंग बना बैठे हैं।
और दिनकर की फाइल तैयार करने लगे। बात बात पर कैफियत तलब होती, चेतावनियाँ मिलती। 4 वर्ष में 22 बार उनका तबादला किया गया था। अब हम उनके खंड काव्यों की चर्चा करना चाहेंगे। दिनकर जी के बहुत ही प्रसिद्ध खंड काव्य रहे हैं। इनमें प्राणभंग, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, गीति नाट्य, उर्वशी, इसी प्रकार से उन्होंने बहुत सारे गद्य साहित्य की भी रचना की है, जिसमें हम प्रमुख रूप से रेती के फूल, उजली आग, भूमिका, प्रसाद, पंत, निराला और मैथिली शरण गुप्त, वट पीपल, राष्ट्र और भाषा और राष्ट्रीय एकता, भारत की सांस्कृतिक एकता, देश विदेश, संस्कृति के 4 अध्याय आदि प्रमुख तौर पर शामिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी बाल साहित्य पर भी छिटपुट रचनाएं सामने आती हैं। सबसे पहले मिर्च का मज़ा, सूरज का ब्याह, ये उनकी बाल साहित्य पर रची हुई प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम दिनकर जी के जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय के बाद उनके द्वारा रचित साहित्य की विशेषताओं का अध्ययन करना चाहेंगे। उनके साहित्य की मूल भावना, मूल स्वर क्या है, यह जानना विद्यार्थियों के नज़रिए से बहुत आवश्यक है। दिनकर जी के रचनाओं में देश प्रेम व विश्व प्रेम की भावनाओं का मणिकांचन योग स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उनके प्रबंध काव्य का आधार महाभारत व पुराणी ग्रंथ माने जाते हैं। कुरुक्षेत्र व रश्मिरथी एक खंड काव्य है जो कि महाभारत की कथा पर आधारित है। उनके साहित्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहला पॉइंट, मानवतावादी दृष्टिकोण। दिनकर जी के साहित्य में समाज के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया था। उन्होंने अपनी साहित्य रचनाओं में मानवीय भावनाओं को जगह दी है। रश्मिरथी उनका एक खंड काव्य है जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी विचारधारा को प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की पूजा व सम्मान उसके गुणों के आधार पर होना चाहिए, ना कि उसके जन्म, कुल व जाति, धर्म के आधार पर उसका सम्मान या पूजा हो। तो हम उनकी मानवतावादी दृष्टिकोण को उल्लेखित करने के लिए एक उदाहरण यहाँ पर देखना चाहेंगे। वो अपनी एक कविता में कहते हैं, मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे, सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी उन्हें देख नत होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिसका व्रत होगा। अर्थात रामधारी सिंह दिनकर अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से समाज में उन शोषित, पीड़ित या हाशिए के लोगों की आवाज़ बन रहे हैं या उनको तवज्जो दे रहे हैं, जिनको समाज पद
प्रतिष्ठा या सिंहासन की वजह से निम्न समझते हैं। दूसरा, उनके साहित्यगत विशेषताओं में स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीयता की भावना। दिनकर जी की कविताओं का मूल शब्द स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय भावना है। दिनकर जी के साहित्य में या उनकी कविताओं में भारतीय संस्कृति और उसके प्राचीन गौरव का ओजपूर्ण ढंग से गुणगान हुआ है। उनकी कविताओं में भारत के सुनहरे अतीत का सर्वत्र गुणगान किया गया है। ऐसा ही एक उदाहरण देखिए। कह दे शंकर से आज करें वे परले नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर हो महोच्चार। ये पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि वह भारतीय संस्कृति या भारतीय मूल्यों को हमेशा सर्वोच्च व श्रेष्ठ मानते थे। नंबर 3 पर उनकी साहित्यगत विशेषताओं में वीरता व शौर्य का भाव या बखान। जैसा कि पहले बताया है कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी वीर रस के कवि थे। दिनकर जी की कविताओं में वीर रस का परिपाक हमें देखने को मिलता है। उनकी कविताओं की वाणी में ओजस्वी व पौरुष्य का स्वर परिलक्षित होता है। रश्मि रथी में दिनकर जी ने वीर रस की उत्कृष्ट अभिव्यंजना की है। उसकी एक वानगी हम इन पंक्तियों के माध्यम से देख सकते हैं। मनु नहीं मनुपुत्र है यह सामने, जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है। बाण ही होते विचारों के नहीं, केवल सौपन के भी हाथ में तलवार होती है। इस प्रकार से हम उनके वीर रस और शौर्य के गुणगान को उनकी साहित्यगत विशेषताओं का प्रमुख बिंदु मान सकते हैं। उसके बाद उनकी साहित्यगत विशेषताओं में अगला बिंदु है श्रृंगार व माधुर्य भाव। दिनकर जी ने अपनी रचनाओं में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस व माधुर्य भावों की भी अभिव्यक्ति की है। उनके काव्य संग्रह, उनकी काव्य रचनाएं रसवंती, उर्वशी की कविताओं में सरसता, सुकुमारता व सौंदर्य प्रियता के विभिन्न चित्रण आमतौर पर देखने को मिलते हैं। कवि ने नारी व प्रकृति सौंदर्य को अपने काव्य में प्रमुख स्थान दिया है। वह प्रेम की अनुभूतियों का अपने काव्य में बहुत ही संवेदनशील ढंग से वर्णन किया है। उनकी काव्य रचनाएं बालिका वधू, नारी, गीत, अगीत आदि रचनाओं में उनका यह चित्रण स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होता है। उनकी एक कविता की कुछ पंक्तियां सौंदर्य भाव को चित्रित करती हुई देखना चाहेंगे। सुन रहे हो प्रिय, तुम्हें मैं प्यार करती हूँ, और जब नारी किसी नर से कहे प्रिय तुम्हें मैं प्यार करती हूँ, तो उचित है
नर इसे सुन ले ठहर कर, प्रेम करने को भले ही वह न ठहरे। इस प्रकार से हम उनकी माधुर्य और श्रृंगारिकता की साहित्यिक विशेषताओं को समझ सकते हैं। इसके बाद उनका साहित्यगत विशेषताओं में अगला मुख्य बिंदु है ईश्वर के प्रति विश्वास। कवि ने अपनी प्रारंभिक रचनाओं में उदासी व निराशा का भाव स्पष्ट तौर पर दिखाया है और वो भारत देश की दुर्दशा के लिए भाग्य को दोषी मानते हैं, परंतु आगे चलकर उन्होंने भाग्य के स्थान पर कर्म को महत्व दिया। उन्होंने अपने खंड काव्य कुरुक्षेत्र में भाग्यवाद से घृणा की और कर्मवाद को प्रधानता दी है। इसी तरह से रश्मिरथी में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीला का भी वर्णन किया है। अतः हम कह सकते हैं कि उनका ईश्वर में विश्वास था दिनकर जी का। इसी प्रकार से हम उनकी अगली साहित्यिक विशेषता का अध्ययन करना चाहेंगे। शोषित नंबर 5 पे है जो शोषित पीड़ित वर्ग के प्रति उन्हें विशिष्ट सहानुभूति व संवेदना थी। दिनकर जी ने अपने काव्य में गरीबों, मजदूरों की आवाज़ को बुलंद किया है, जो कि उनके प्रति उनकी गहरी संवेदना व सहानुभूति को दर्शाते हैं। कवि कहता है कि समाज में शोषण की व्यवस्था को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। सामाजिक जीवन में विषमता व भेदभाव को देखकर उनकी वाणी व कलम आक्रोशित हो उठती है। इसकी एक वानगी आप इन पंक्तियों के माध्यम से देख सकते हैं, जो कि सामाजिक बदलाव या क्रांति के स्वर को बुलंद करती है। सवानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था में कुत्तों को, सवानों को जो पाल रखे हैं धनवान धन्ना सेठ लोगों ने, उन्हें दूध पिलाया जाता है, जबकि एक गरीब मजदूर शोषित पीड़ित के बच्चे सड़कों पर ठंड में जाड़े की रात में अपनी माँ की छाती से चिपक कर अपनी जाड़े की रात बिताने पर मजबूर हैं। इस प्रकार से वो इस शोषण की व्यवस्था से दुखी और पीड़ित थे। दिनकर जी ने पूंजीवादी व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया है और इसे मिटाने के लिए वो देश में एक क्रांति का आह्वान करना चाहते थे। वो देश में समाजवाद की व्यवस्था चाहते थे, परंतु उनका समाजवाद साम्यवादी दृष्टिकोण रूस, चीन आदि देशों की तरह अंधानुकरण पर नहीं टिका था। इस प्रकार से उनकी साहित्यगत विशेषताओं में हम अगला पॉइंट 6 नंबर प्रकृति चित्रण। दिनकर जी ने अपने साहित्य में या अपनी कविताओं में प्रकृति चित्रण के अनेक दृश्य शामिल किए हैं, क्योंकि दिनकर जी का जन्म गांव में हुआ था। उन्होंने ग्राम्य जीवन को बहुत नज़दीक से देखा हुआ होगा था, तो निश्चित तौर पर प्रकृति का प्रभाव उनके
साहित्य या उनकी साहित्यगत विशिष्टताओं में प्रमुख तौर पर शामिल है। वो एक प्रकृति के चित्रण को दर्शाते हुए कहते हैं, डरता डरता चंद्रमा अक्षितिज पर से निकला, पर देख न वह भी सका जगत की आँख खोल। घन में छिप चलता रहा रात भर सहम सहम। इस तरीके से उन्होंने चंद्रमा के माध्यम से प्रकृति के एक सुंदर दृश्य का वर्णन किया है। नंबर 8, क्रांतिकारी स्वर की गूंज। जैसा कि उनकी रचनाओं व उनकी विचारधारा से पता चलता है कि वो समाज में भेदभाव को, विषमता को मिटाना चाहते थे। इसलिए क्रांति के स्वर की गूंज उनकी विशिष्ट या मुख्य साहित्यगत विशेषता थी। दिनकर जी सामाजिक विषमता का कड़ा विरोध करते हैं और इसके विरुद्ध रोष व विद्रोह की भावना अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। वो इसको मिटाने के लिए क्रांति के मार्ग को अपनाने पर जोर देते हैं। रेणुका व तांडव कविता में कवि सामाजिक व्यवस्था के ध्वंस के लिए शंकर से प्रलय की मांग करते हैं। इसका एक अन्य उदाहरण देखिए, क्रांति के स्वर को जो बुलंद करती हुई पंक्तियां हैं, क्रांति धात्री कविते जागे उठ, आडंबर में आग लगा दे, पतन पाप पाखंड जलें, जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दे। मतलब दिनकर जी क्रांति की ज्वाला को जलाने के लिए आतुर थे और परंतु उनकी क्रांति के स्वर के लिए वे ईश्वर को याद करते हैं। इसके बाद हम अगले बिंदु पर उनकी साहित्यगत विशेषताओं में जो प्रमुख रूप से सामने आता है वह है नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण। दिनकर जी ने अपनी कविताओं में नारी के विभिन्न रूपों को शामिल किया है। उन्होंने नारी को शक्ति, रूपा, अबला, आकर्षक, कुलवधू, माता, प्रेमिका आदि अनेक रूपों में चित्रित किया है। उनकी रचना रेणुका में उन्होंने नारी को अबला के रूप में दिखाया है। खंड काव्य गीति काव्य उर्वशी में उन्होंने नारी के सुंदर व मनोरम रूप को हमारे सामने चित्रित किया है। रसवंती में उन्होंने नारी के आकर्षण का रूप दिखाया है। अब हम 10वें बिंदु पर कला पक्ष दिनकर जी की साहित्यगत विशेषताओं में आ चुके हैं। निष्कर्ष की ओर हम बढ़ रहे हैं। कला पक्ष से भी प्राय उनकी भाषा शैली की दृष्टि से उनके साहित्य की क्या क्या विशिष्ट विशेषताएं हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, उनको हम देखना चाहेंगे। उनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित, सहज, सरल एवं साधारण है। ओज व माधुर्य गुणों से संपन्न है। उन्होंने तत्सम शब्दावली को प्रमुखता प्रदान की है। एक उदाहरण के माध्यम से हम देखना चाहेंगे। नीरव प्रशांत जग तिमिर गहन
रुन झुन कीमा सिंजन, कीसा सिंजन, अर्थात उनके साहित्य में तत्सम शब्दों की अधिकता है। कहीं कहीं पर उन्होंने उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है। एक उदाहरण देखिए, कुछ नई पैदा रंगों में जा करे, कुछ अजब पैदा नया तूफान करे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने काव्यों में, कविताओं में मुहावरों, लोकोक्तियों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने छंदों व अलंकारों का भी स्वाभाविक प्रयोग अपनी साहित्यिक रचनाओं में किया है। तो अब हम निष्कर्ष तौर पे दिनकर जी के जीवन परिचय के बारे में निष्कर्ष बताना चाहेंगे। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने व्यक्तिक मुक्ति की अपेक्षा सामाजिक समस्याओं के समाधान पर बल दिया है। उन्होंने व्यक्ति के पुरुषार्थ को सचेत किया है और उसे प्रेरित करने का काम किया है। जागृत किया है मानवीय संवेदनाओं को, उनके भावों को, उनके विश्वास को। व्यक्ति अपने श्रम, उद्यम एवं कर्म कौशल से अपना भाग्य बना सकता है, ऐसा संदेश उनकी रचनाओं में हमें मिलता है। अपनी तकदीर हम खुद लिख सकते हैं, ऐसा उनकी रचनाओं के निष्कर्ष में हमें मिलता है। इस दृष्टि से रामधारी सिंह दिनकर का काव्य आज भी प्रासंगिक है और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य जगत के वो वास्तव में ही दिनकर थे। तो इस प्रकार से आज का यह हमारा टॉपिक संपूर्ण हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और ध्यानपूर्वक आपने इसको ग्रहण किया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।